नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद। स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का घटना चक्र का 11वां सीरीज चलने जा रहा है और इसमें हम पीवाईक्यू जो कि 1990 से 2025 तक पीसीएस अलग-अलग स्टेट और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे आपको जो है आगे संभावित उस टॉपिक से आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करेंगे तो साथ में आपको वहां से अधिक फैक्ट भी मिलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो आपको वहां फैक्ट भी मिलेगा, आपको कंसेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू से हर साल आप अगर पेपर एनालाइज करें तो यहाँ से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है मिल जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को पीसीएस का जो है एग्रीकल्चर टॉपिक ही बहुत ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है और यहाँ से लगभग हर साल पीसीएस में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन जो है पूछता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने पहले भी आपको जियोग्राफिकल जो भारत का फिजिकल जियोग्राफी है, नदी, पहाड़, झील, झरना, इन सारे टॉपिक पे भी हम अलग अलग टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं। और साथ साथ जो है वनस्पतियां, इन सब टॉपिक को हमने चर्चा किया है। तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट का भी इसी तरह सीरीज आप देख सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। और इसके साथ जो है करंट अफेयर्स, जो आप डेली करंट अफेयर्स भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स पीसीएस में लगभग यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स से पूछता है। तो आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अभी जो है मैराथन क्लास घटना सार का जो है मैराथन क्लास अभी चलाया गया। तो आप वहां से जो है 3 घंटे में पूरे घटना सार का एक उसका सार तत्व जो है जान सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के लिए खासकर। तो पीसीएस में जो है कुछ बजट से भी क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर से और कुछ जो है स्टैटिक पोर्शन भी रहते हैं। तो हम इसमें जो है जो स्टैटिक पोर्शन और बजट से जहाँ पे इम्पोर्टेंस रहेगा हम आपको वहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे आप बजट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे प्रमुख बाजरा उत्पादक देश कौन कौन से? भारत है, नाइजर है, चीन है और नाइजीरिया है। ठीक है, ज्वार उत्पादक भी देख सकते हैं। ज्वार उत्पादक में कौन कौन से देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, नाइजीरिया, मैक्सिको और ब्राजील है। रागी उत्पादक में कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम में जो है आपको फैक्ट इसी तरह पूछ लेता है। भारत जो है बाजरा उत्पादक में प्रमुख उत्पादक है या सेकंड उत्पादक है, इस तरह से जो है आपको फैक्ट भी पूछ लेता है। तो ये फैक्ट याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्मॉल मिलेट्स उत्पादक में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है इम्पोर्टेंस फैक्ट है। क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन में आप देखते चलिएगा कि जो है जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा उसके जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे तो आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नगदी फसल है। नगदी फसल में जो है कपास आता है सबसे पहले और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा आपको हम बताते चलेंगे। यहाँ पे देखिए वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसमें कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की भी आवश्यक होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह कौन सा फसल है? यह फसल आपका कपास के लिए है। ठीक है, तो ये सारे जो ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं वो एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, पहला फैक्ट।
दूसरा, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसमें जो है पहला फैक्ट जो है आपका खरीफ फसल है, खरीफ फसल नहीं, ये नकदी फसल हो जाएगा, तो ये पहला कट जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो है एक फैक्ट सही है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों आंसर दिया है। खरीफ फसल में जो है एक प्रकार से नकदी फसल भी आ जाता है खरीफ फसल, क्योंकि दोनों का खेती लगभग लमसम एक ही समय में किया जाता है, तो इसलिए खरीफ फसल जो है नकदी फसल के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका आंसर जो है एक हो जाएगा। ठीक, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, खरीफ फसल मुख्यतः मौसम का नकदी फसल है और कपास के उत्पादन हेतु सर्वाधिक तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री आवश्यक होता है। यह कभी भी 15 डिग्री से 43 डिग्री के अधिक का तापमान सहन नहीं कर सकता है। कपास हेतु पाला हानिकारक होता है। कपास उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन के लिए 70 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है? तो इसमें जो है उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत जो है सबसे ज्यादा खेती करता है कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका ये पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है, आपको हम पहले क्लास के इंट्रो दिए थे, तो उसमें जो है आप टेलीग्राम चैनल का जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन फसलों को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? वो है खांडवा खरगोन। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा है? कपास है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कपास भारत का जो है भारत का देशज पौधा है और ऋग्वेद, मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया जाता है। साथ ही भारत में पहला देश है जहाँ पे कपास की संकर किस्में जो है विकसित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? ये बीज से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता का घटना, क्षेत्र की जलवायु का समान परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में जो है गन्ना की खेती इस समय तेजी से मतलब उसका खेती किया जा रहा है, तो ये इसका विकल्प जो है यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है। ठीक है, गन्ने की खेती में जल जो है सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? इसमें से एक विकल्प से ज्यादा सही होगा। आपका महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब एरिया में जो है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे देखते हैं। भारत के किन राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है? सबसे अधिक सूती मिल जो है आपका महाराष्ट्र में है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका गन्ना है और गन्ना से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे
हम आपको जो है डिटेल चर्चा करते चल रहे हैं। गन्ना के जो है सबसे अग्रणी जो क्षेत्र हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और उसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है? लीस्ट वाटर एफिशिएंट। लीस्ट वाटर एफिशिएंट जो है आपका गन्ना है। गन्ना मतलब गन्ने में जो है सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती का सर्वाधिक सबसे अधिक भूमि है? सर्वाधिक सबसे अधिक भूमि किसमें है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है 2.79 मिलियन हेक्टेयर में खेती की जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है 1.36 मिलियन हेक्टेयर। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? कौन सा है? वो गन्ना है। यहाँ पे देखिए सिंचित क्षेत्र जो है कौन सी फसल में कितना है? गन्ना में 98.73, गेहूं का 95.29, चावल का 67.56, तिलहन का 37.51। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको पहले बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक? ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। जो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना का उत्पादन 2013 में राज्यों में सही अवरोही क्रम। अब तो ये आंकड़ा बदल गया होगा, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। अब ये यहाँ पे जो है गन्ना का उत्पादन, ये आप बजट और सर्वे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे नए आंकड़े जो है आपको दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन जो बनता है वो आपको जो है नए आंकड़े के आधार पे दिया जाता है। तो ये पुराना क्वेश्चन है तो इसलिए 2013 का है, तो इसमें इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने की संभावना है। आगे देखते हैं। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है सही हो जाएगा। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी फैक्ट जो है आपका सही है। ठीक, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। नहीं, कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। नहीं, गन्ने से ही केवल नहीं किया जाता है। गन्ने के अलावा भी अन्य फसल हैं जैसे चुकंदर वगैरह हुआ, तो उनसे भी जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, ये सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारली गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इसमें ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। इसमें रासायनिक कार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश होता है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा फैक्ट सही हो जाएगा? इसमें 1, 2, 4 सही हो जाएगा। इसका बी आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गन्ना उत्पादन के व्यवहारिक उपागम जिसे धारली गन्ना उपक्रमण सतत गन्ना पहल पद्धति भी कहा जाता है का प्रारंभ भारत में गन्ने की खेती सुधार 2009 से शुरू किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति का प्रयोग इनक्रिसैट WWF की संयुक्त पहल के रूप में किया गया था। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। इस पद्धति में ड्रिप सिंचाई का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में अंतरासस्यन की ज्यादा गुंजाइश होती है। इस पद्धति में अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि
पौधे बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए। ठीक है। पकने की अवधि में पाला गिर जाए। पकने की अवधि में पाला गिर जाए तो गन्ना में तो अधिक वर्षा हो, पानी की जरूरत होती है, तो ये फैक्ट गलत हो जाएगा। पकने की अवधि में पाला अगर हो जाएगा तो जो है उसमें शर्करा घट जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक, 3 अग्रणी आपको पहले बताए थे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2015-16 में चीनी उत्पादन के वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसमें देखिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में सबसे मतलब जो सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है चीनी उत्पादन का, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। तो हालांकि ये 2015-16 का आंकड़ा है। अभी नवीन आंकड़ा जो 2024 के हिसाब से देखेंगे तो उसमें चीनी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हो गया। तो ये आप सर्वे से जो है नया डाटा आप ले सकते हैं, या करंट में भी, करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको नए डाटे मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल से आप करंट अफेयर्स भी जुड़े रहेंगे तो वहाँ से आपको जो है नए डाटे आपको मिलते रहेंगे। ठीक, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। 15% से अधिक है, तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, तो ये भी पॉइंट सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक को भारत नहीं है, तो ये पॉइंट्स जो है गलत हुए। ब्राजील वगैरह सबसे ज्यादा चीनी वगैरह उत्पादन करते हैं, तो इसमें 1, 2, 3 पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप देख लीजिएगा, पीडीएफ हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे टेलीग्राम से, तो वहां से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शक्कर और नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कौन सा है वो? आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रश्न काल के समय शक्कर नगर जो चीनी का प्रमुख उत्पादक था जो है आंध्र प्रदेश। वर्तमान में जो है ये तेलंगाना राज्य माना जाएगा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला कौन सा कहा जाता है? आपका उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश में। इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चीनी का उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रतापपुर में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में है। आगे देखते हैं। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की थी? तो इसमें देखते हैं। गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादक, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, ये भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, ये भी पॉइंट सही है। सस्ता श्रम जो है नहीं है, सस्ता श्रम तो जो है उत्तर भारत में भी है, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सही होगा। आगे देखते हैं। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। आगे देखते हैं। और ये कोयम्बटूर में 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की जो है स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है SBI कोयम्बटूर में। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होगा दोस्तों वही हम आपसे चर्चा करेंगे। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, तो ये पॉइंट सही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, तो ये दोनों पॉइंट सही हैं और एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। तो ये दोनों पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स सही है, लेकिन एक दूसरे का जो है व्याख्या नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में उत्पादकता कम है, इसका जो है सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है, सहकारी क्षेत्र से इसका एक दूसरे से सीधा सीधा संबंध नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी सही होगा। आगे देखते हैं। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी है, गन्ना का। ये प्रजाति वगैरह भी आप फसलों में जो है याद करिए, क्योंकि प्रजाति से भी जो है एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तिलहन नेक्स्ट टॉपिक है। तिलहन से जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन हम डिटेल चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट बात करते हैं, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल कौन सा है आपका, मसूर, लोबिया, बरसीम, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रमुख तिलहनी फसल कौन कौन से, तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला है, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंध है, आपका तिलहन उत्पादन से, ठीक है। आगे देखते हैं। बाकी काली कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, श्वेत क्रांति दूध से, ठीक है। पीली क्रांति वही क्वेश्चन, पीली क्रांति वही क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन जो है उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। शुष्क भूमि में सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, आपका मूंगफली, ठीक है। शुष्क फसल के लिए सर्वाधिक उचित मूंगफली या शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है, ठीक है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती की अधिकतर सिंचित क्षेत्र में किया जाता है। आगे देखते हैं। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली में, ठीक है। पेगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागकण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मोड़कर जमीन में भीतर वृद्धि करता है। आगे देखते हैं। सोयाबीन का सबसे अग्रणी कौन सा उत्पादक राज्य है, आपका मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन, तो ये आपको बता ही दिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वही है क्वेश्चन, तो वही है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितना है, 2024 के आंकड़े के अनुसार 52.009 लाख हेक्टेयर भूमि में। आगे देखते हैं। दूसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र का। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा हुई जिसे कीर्तिमान मान सके, वो कौन था, तिलहन था। आगे देखते हैं। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका राजस्थान, और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश
राज्य में मुख्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका गुजरात है। ठीक है, 3 शीर्ष उत्पादक कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का, वही बात हो गई, गुजरात है। मूंगफली के क्षेत्र अंतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंबद्ध उत्पादक को बाहर कीजिए। तिल, अरंडी, मूंगफली, सरसों। तो इसमें देखते हैं, मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी पौधे पुष्प से प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर जो है मूंगफली भी हो सकता है। आगे, तिल, मूंगफली एवं सरसों के तेल को खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका विकल्प जो है बी, सी दोनों से हो सकता है। आगे देखते हैं, राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? आपका सरसों के लिए। ठीक है, दूसरा स्थान जो है यूपी का है, तीसरा जो है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उत्पादित तिलहन निम्नलिखित हैं, तिल, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन। तो इसका जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में इनके उत्पादकों की मात्रा का सही अनुक्रम है? तो इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। सोयाबीन भारत में कितना उत्पादन होता है? 14.98 मिलियन टन, मूंगफली 10.3 मिलियन टन, राई सरसों 12.64। वरुड़ा प्रजाति है किसकी? सरसों की। सरसों एक तिलहनी फसल है। पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरुड़ा इसकी अन्य प्रजातियां हैं। ठीक, पूसा बोल्ड वही सरसों की। पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? सरसों की। जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यक होती है मूंगफली की फसल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, कौशल किन फसल की उन्नत प्रजाति है? आपका मूंगफली की। ठीक है, यहाँ पे प्रजातियां दिया है, चना के क्या क्या प्रजातियां? पंत जी 114, गौरव, राधे के 4, कपास की देसी श्यामली, सुवीन, सुजाता, मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा, कौशल, गेहूं का कुंदन, कल्याण, सोना और सोनालिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो आपका डी सही हो जाएगा, तिल। किसमें सबसे ज्यादा तेल होता है इसमें देख लीजिए, मूंगफली में जो है 48% के आसपास, सोयाबीन में 40, सूरजमुखी में 42 और तिल में जो है आपका 52% होता है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? करथेमस टिंक्टोरियस। ठीक है, करथेमस टिंक्टोरियस। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है दलहन। दलहन जो है, यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा हम आपको बताते चलेंगे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उड़द की खेती खरीफ रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों के फसल में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। देखिए सब, जहाँ पे केवल शब्द आ जाए, जहाँ पे सभी आ जाए, जहाँ पे कोई भी नहीं, जो कीवर्ड्स है, देखिए एलिमिनेशन ट्रिक भी हम आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे केवल शब्द है तो आप ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन को जो है आप काट दीजिए। पिछले 3 दशकों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन जो है घटा है।
पिछले 3 दशकों से, 2 दशक से, 1 दशक से जहाँ पे इस तरह से वर्ड आए वहां पे भी ये वर्ड नेगेटिव हो जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक सही होगा केवल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादन और उपभोक्ता है? तो वो कौन सा है? भारत है आपका। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? कौन सा है? दालें। दालें भारत में जो है आयात किया जाता है। दालों का अत्यधिक उपयोग के कारण इस अग्रणी उत्पादन होने के बावजूद इसका आयात करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की कमी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, दालों की मांग की वरीयता है। दालों की मांग की वरीयता है, तो भारत में जो है दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। प्रोटीन की कमी इसलिए नहीं क्योंकि लोग जो है प्रोटीन दूसरे चीजों से भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर दाल नहीं है तो दूध खाएंगे, अंडे खाएंगे, उन सब चीजों से जो है प्रोटीन ले लेते हैं, तो इसलिए जो है प्रोटीन की कमी नहीं होती है। दालों की मांग की वरीयता है, दाल की मांग भारत में हमेशा बनी रहती है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ साथ जो है व्याख्या भी करते हैं। तो दालों की कमी नहीं है प्रोटीन की, परंतु प्रोटीन की नहीं। दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। तो प्रोटीन की कहीं ना कहीं डिमांड है, तो इसलिए जो है दाल पे निर्भरता बनी है, और दाल अगर नहीं मिलता वो किसी और चीज से ढूंढते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का व्याख्या भी करते हैं। आगे देखते हैं, भारत निम्न में से किन फसल का सबसे बड़ा उत्पादक के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? तो वही दलहन की खेती के लिए। आगे देखते हैं, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है आपका राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा जो है आपका राजस्थान। आगे देखते हैं, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, वो कौन सा फसल है? वो आपका दालें है। दलहनी फसलों में हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? वो आपका कोबाल्ट की आवश्यक है। कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। यह प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन वृद्धि के लिए आवश्यक है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलम अरहम की प्रजाति नहीं है बल्कि आम की प्रजाति है। नीलम किसकी प्रजाति है? आम की है। ठीक है, आगे देखते हैं, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है? भारतवर्ष है। आगे देखते हैं, मालवी चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? अरहर की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित है? इसमें देखिए, अरहर, बहार, जौ, PVW343, चना, अपरला, धान, NW। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरहर बहार का। ठीक है, आगे देखते हैं, बहार एक प्रजाति है, और बहार एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपरला।
आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 2011-12 का इसमें है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित तो नहीं है। सबसे पहले जो है इलिमिनेशन का पहला ट्रिक, आप अंडर कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करना सीखें। इसमें देखिए सरसों, वरुणा, मटर, सपना, अलसी, सूर्या, मूंगफली, कौशल। तो इसमें जो है अलसी जो है सूर्या, ये सुलेमित नहीं है। सूर्या असली अलसी की प्रजाति नहीं, बल्कि जो है बाकी सभी जो है सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है रेशम से है। ठीक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, कहां से? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। ठीक है, आगे देखते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। आगे देखते हैं। कर्नाटक के बाद जो है आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। इसमें से कौन सा युग्म सुलेमित है? कौन सा युग्म सुलेमित है? ईरी रेशम जो है असम में इसका उत्पादन किया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है सुलेमित है। आगे देखते हैं। रेशम के प्रकार देखिए यहाँ पे, शहतूत मलबरी रेशम कर्नाटक में, टसर रेशम झारखंड में, ईरी असम बोडोलैंड टेरिटोरियल और काउंसिल में किया जाता है, मूंगा रेशम असम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और एक कुट का जो है सही उत्तर चयन करें। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, बिल्कुल सही। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, शहतूत का जो है कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड में और टसर जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये पॉइंट सही है। भारत में मेघालय ईरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ईरी का जो है असम और बोडोलैंड टेरिटोरियल में सबसे ज्यादा उत्पादन है। आगे देखते हैं। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। ठीक है, वो कहाँ पे? असम में। आगे देखते हैं। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन का एक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक ओक टसर रेशम का जो है अग्रणी उत्पादक है? वो है आपका मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? वो है आपका कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? वो आपका कर्नाटक है। बागानी फसलों के बारे में देखते हैं। बागानी फसल में जो है कर्नाटक में चिकमगलपुर, कोडागु, हासन और केरल में वायनाड, त्रावणकोर, नल्लियाथम्पी, ये सब उत्पादक एरिया हैं। तमिलनाडु में पन्नेस, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई। गैर परंपरागत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक, कौन से प्रदेश में कितना परसेंटेज है? कर्नाटक में 51% के आसपास खेती की जाती है, केरल में 17%, तमिलनाडु में 7.4। ठीक है, कुल परंपरागत क्षेत्र में 76.8, गैर परंपरागत में 22.1 आता है। ठीक, आगे हम क्वेश्चन पे डिटेल चर्चा करके बताते चलेंगे।
राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। ठीक है, 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कॉफी चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी खेती के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कॉफी के उत्पादन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यक होती है, जबकि चाय की खेती के उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों की खेती दोनों क्षेत्रों में जो है की जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट इसके सही। एक्सप्लेनेशन में भी वही बातें हैं जो हम आपको क्वेश्चन में बता दिए। आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी की उत्पादन किया जाता है? आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन, और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक, बात वही है, डिस्कस कर लिए। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कर्नाटक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? कर्नाटक करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? वो कौन सा क्षेत्र है? आपका कर्नाटक। आगे देखते हैं। और दूसरे केरल में दूसरा, कर्नाटक जो है तीसरा स्थान आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिकमगलूर शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। मांड्या कॉफी उत्पादन के रूप में जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चिकमगलपुर जो है शर्करा के लिए नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कॉफी यहाँ उगाई गई थी। कर्नाटक का मांड्या जिला कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए फेमस है। आगे देखते हैं। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में कौन सा नहीं है? पुलनेज। ठीक है, कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमगलूर, कोडागु एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर और नेल्लियाम्पंथी एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवरा, ये हम आपको पहले डिस्कस कर लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? ये आपका कॉफी बोर्ड, बी सही है। आगे देखते हैं। मसाला बोर्ड कहाँ पे है? आपका कोच्चि, केरल में। कॉफी बोर्ड मुख्यालय बंगलुरु में। भारत का चाय बोर्ड मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यहाँ वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टयम, केरल में। चाय और रबर के बारे में देखते हैं। उपरोक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? तो केरल जो है जाना जाता है। केवल 3 राज्य इसमें से जो है आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इसमें से जो है केवल 3 राज्य जाने जाते हैं। ठीक है, भारत में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये 3 राज्य प्रमुख उत्पादक हैं। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड आदि, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, बिहार एवं उड़ीसा छोटे स्तर पर चाय की खेती करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा नहीं होगा? त्रिपुरा नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कौन सी नकदी फसल में से अधिकतम विदेशी मुद्रा से निर्यात किया जाता है?
इसका जो है चाय चाय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है? असम। आगे देखते हैं। भारत की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किसका करता है? चाय का। आगे देखते हैं। भारत चाय में प्रमुख निर्यातक देश है। भारत चाय में जो है प्रमुख निर्यातक देश है। बिल्कुल सही है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। घरेलू खपत जो है बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। भारत में चाय की अधिक मांग भी है। तो इसमें एक स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सही हो जाएगा सी। 3 प्रमुख निर्यातक कौन कौन से देश हैं? केन्या, चीन, श्रीलंका एवं भारत। ठीक है, और खपत के मामले में जो है भारत तो दूसरे स्थान पे है। ऐसे क्षेत्र में जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलाव पहाड़ी है, किसकी खेती की जाती है? चाय की। ठीक है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? वो है आपका गन्ना। आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक को राज्य कौन सा है? आपका केरल है। ठीक है, केरल में एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड, कोल्लम, ये सब जो है प्रमुख क्षेत्र है। आगे देखते हैं। भारत में कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुलेमित है? कौन सा सुलेमित है? इसमें आपका केरल में जो है रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? तो आपका चाय जो है उद्दीपक का काम करता है। उद्दीपक फसलों के अंतर्गत चाय, कॉफी, तंबाकू, अफीम, पोस्ता, धातुरा, भांग, सुपारी आदि आते हैं। जबकि गेहूं रबी की, मक्का, अरहर खरीफ की प्रमुख फसल है। आगे देखते हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड जो है एक सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नियामक संस्था है। नहीं, ये गलत है। चाय बोर्ड भारत का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इस बोर्ड के दुबई एवं मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 1 और 4 सही होगा। भारतीय चाय बोर्ड की उत्पत्ति 1903 में एक चाय उपकर विधेयक के द्वारा हुआ था। ठीक है, वर्तमान में चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है अन्य बागानी फसलों के बारे में देखते हैं। भारत में किस राज्य में कहवा और रबर तथा तंबाकू सभी प्रजाति की कृषि की जाती है? कर्नाटक में। ठीक है, कहवा उत्पादक वाले राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है, रबर उत्पादन केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर अन्य राज्य में। तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र अन्य राज्यों में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य सस्य है। बागानी कृषि में चाय, रबर, नारियल का एवं कहवा का किया जाता है। बागानी फसल के अंतर्गत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अनुसार नारियल, सुपारी
कोकोआ काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर, मसालों को रखा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कूट को सही उत्तर चयन करिए। ठीक है, चाय असम की प्रमुख फसल है, बिल्कुल सही। कहवा जो है तमिलनाडु की प्रमुख फसल है, ये गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो ये पॉइंट जो है सही हो जाएगा। जूट छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है, नहीं ये गलत हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में जूट ज्यादा किया जाता है उत्पादन। 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, भारत में तंबाकू का 1/3 उत्पादन कौन से क्षेत्र में किया जाता है? गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरा स्थान पे जो है आंध्र प्रदेश है। भारत में तंबाकू सबसे बड़ा, वही क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य होता है? आपका कर्नाटक है। ठीक है, इसके बाद जो है कर्नाटक के बाद जो है तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा नारियल, वही क्वेश्चन है। भारत में मसालों में से भारत किन का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक जो है मसालों के सबसे बड़ा काली मिर्च, अदरक का अग्रणी उत्पादक भारत था, जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक ग्वाटेमाला, लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है फैक्ट मिस है, मतलब मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? केरल, कर्नाटक। आगे देखते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा। तो उड़ीसा नहीं रखता है पहचान। आगे देखते हैं। केरल राज्य विश्व में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? वो गरम मसाले के लिए। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। मसालों का बागान, ठीक है, वही क्वेश्चन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है। ठीक है, आगे देखते हैं। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग यूनिजिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्पकली है। लौंग एक प्रकार का मसाला भी है, इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के एक क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं। निम्नलिखित उपजों में कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे? ठीक है, भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं। उष्ण आर्द्र और जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 1100 मीटर तक ऊंचाई के पहाड़ी ढाल, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री तक वार्षिक ताप प्रतिशत। तो इसमें कौन सा फसल मैच करेगा? काली मिर्च। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी वही सारी फैक्ट है। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च है। ठीक है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? वो आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, 3 राज्य जो सबसे ज्यादा उत्पादन, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। काजू का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 3 अग्रणी राज्य जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, भारत का एक
एकमात्र राज्य केसर का जो उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। फसल पौधारोपण सर्वाधिक उत्पादक, इसमें कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसमें जो है जूट पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, चाय असम में बिल्कुल, गन्ना उत्तर प्रदेश ठीक है, रबड़ का हिमाचल प्रदेश नहीं ये बल्कि आपका केरल हो जाएगा, केरल में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। झूमिंग कृषि के बारे में देखते हैं। झूमिंग पैडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। झूम है क्या है? कृषि की एक पद्धति है जिसमें जो है कृषि को करने के लिए जो है जंगलों को काट देते हैं और उसमें खेती किया जाता है, तो बाद में जो है फिर फसल का उत्पादक कम हो जाता है, फिर दूसरे नए जंगल को काटते हैं, फिर पुराने जगह को छोड़ देते हैं। ठीक है, झूम किसे कहते हैं वही बात है, आगे देखते हैं। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहार है, ये कहाँ पे है? नागालैंड में। झूमिंग स्थानांतरित कृषि जनजाति में प्रचलित है जहां पर फसलों को काटकर जलाकर कृषि किया जाता है। ठीक है, कुछ वर्षों में वहां की उर्वरता समाप्त होने पर उसको छोड़कर दूसरी जगह जंगल को काटकर जलाकर खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं, इसलिए इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। भारत में झूम की कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ बस्तर जिले में, अंडमान निकोबार देशों में इसे दीपा बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। काटकर जलाने वाले कृषि जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। आगे, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है, असम और बिहार में। ठीक, आगे देखते हैं। स्थानांतरित कृषि को किन क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे, उत्तरी पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डाहिया बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है इसमें जो है पोंडू ओडिशा में बिल्कुल सही है, मासा हिमाचल प्रदेश ये नहीं, ये गलत है, ओनम केरल में, झूम असम में किया जाता है। ठीक है, मासा आपका कहाँ पे किया जाता है? मासा जो है मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर बटन दबाएं, और साथ ही साथ जो है जितने भी हम फैक्ट आपको बताएं उसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे पीडीएफ में जो है पीडीएफ को लेकर देख सकते हैं। पीडीएफ को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको जब क्लास शुरू कर रहे थे उसमें जो है व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप लेकर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। तो हम जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।